हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब लाभ और हानि। एक्चुअली ये कंप्लीट टॉपिक मैं आपको बताऊं तो पीपीएल होता है, मतलब परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। तो परसेंटेज को मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया हूँ। अब प्रॉफिट एंड लॉस को मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सारी चीज़ें होती है। एमएसपी होता है, मतलब कि एमपी होता है, आई एम सॉरी, एमएसपी नहीं, एमपी होता है, मतलब मार्क प्राइस होता है, डिस्काउंट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं इसमें आपको एक एक करके डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, राइट। आप चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग में कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लाइक अभी रिसेंट में आने वाला है एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, देन उसके बाद है एसएससी की बात करूँ तो एसएससी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। उसके अलावा आप कैट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या सीडीएस यूपीएससी का सी सेट होता है। इंश्योरेंस अभी आने वाला एग्ज़ाम है, एनआईएसीएल अथवा एनआईसीएल एओ, बहुत सारी पोस्ट होती है। उसके अलावा और भी बहुत एग्जाम हैं जहाँ पर आप देना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ें ऐसे टॉपिक हैं जो सदाबहार टॉपिक हैं, ऑलराउंडर है, सब जगह आते हैं, हमेशा किसी भी एग्जाम में आते हैं, राइट। तो आज का ये तीसरा लेक्चर होने वाला है। इसमें मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें करवाऊँगा। हालाँकि मैं सभी लेक्चर्स में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करवाता हूँ, और वो स्पेसिफिक चीज़ें आपको यूनिक बना देती हैं, राइट। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब किए हैं तो श्योर करें कि आप सब्सक्राइब किए हैं, और उसके अलावा शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है, बिकॉज आपके ही सपोर्ट से चैनल आगे बढ़ेगा और मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा आपको पढ़ाने के लिए, राइट। अब चलते हैं आगे, हम देखते हैं क्या पढ़ने वाले आज हम। देखो, आज हम पढ़ने वाले जो हैं, जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में एक करवाया था क्वेश्चन एक टाइप का, कि एक भाई कॉस्ट प्राइस दी होती है। अगर आपको कुछ सर्टेन, मान लो कि 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है सेल करने पर, ये कॉस्ट प्राइस है। आप एक बार 100 रुपये में सेल करते हो, दोबारा आप लेट से कि इसको 200 रुपये में सेल करते हो। मतलब एक बार सेलिंग अगर 100 रुपये में सेल करते हो तो आपको पी का प्रॉफिट होता है, ठीक है। और दोबारा दूसरी बार आप 200 रुपये में सेल करते हो तो सपोज आपको 3P का प्रॉफिट होता है, राइट। तो उस केस में मैं आपको एक फंडा बताया था कि जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होता है, सेम चीज़ें कॉस्ट, यहाँ प्रॉफिट का भी डिफरेंस वही होता है। कहने का मतलब कि सेलिंग प्राइस का डिफरेंस और प्रॉफिट का डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो दोनों आंसर सेम आएगा, ठीक है, दोनों सेम होता है। जैसे मैं उसका एग्जाम्पल भी समझाया था। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पर प्रॉफिट का डिफरेंस यानी 3P और -P, पहली बार P प्रॉफिट हुआ, दूसरी बार 3P, तो 3P मतलब 3P का मतलब 3 गुना। अगर पहली बार सपोज जितना भी प्रॉफिट हुआ, अगली बार जब 100 रुपये का बेचा तो पहली बार P का प्रॉफिट हुआ एक, दूसरी बार जब उसको प्राइस को, मतलब सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया तो उसको 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है, राइट। कॉस्ट प्राइस हमें नहीं पता है, तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट का डिफरेंस होगा, सेम चीज़ें वही सेलिंग प्राइस का डिफरेंस होगा। मतलब यहाँ पर क्या करोगे, 200 और माइनस का 100, दैट मीन्स कि 2P इज इक्वल टू, आप 100 करते हो मीन्स P इज इक्वल टू 50 रुपीज़, 50 जो भी आप रुपीज़ ले रहे हो। तो अब समझो कि अगर P की वैल्यू 50 आई, मतलब 50 रुपये अगर प्रॉफिट हो रहा और 100 रुपये में बेच रहा, मतलब इसकी कॉस्ट प्राइस 50 रुपये रही होगी। समझ आया, 50 रुपये कॉस्ट प्राइस, 50 रुपये प्रॉफिट, दैट मीन्स कि 100 रुपये का टोटल बेचा, तो इस केस में इसको 100% का प्रॉफिट हुआ। समझ आया। और अगर 200 रुपये की कीमत है, 3P मतलब 150 हो जाएगा। अब समझो, 200 रुपये की कीमत में 150 रुपये का प्रॉफिट लिया, मतलब उसकी खरीदारी कितने की थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 50 रुपये। तो देखो सेम चीज़ें दोनों बार आ रही, बिकॉज कॉस्ट प्राइस तो सेम है, तो दोनों तरीके से निकालोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस सेम आएगा, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, राइट। अब देखो कुछ इसमें नया ऐड करना है। ये तो पहला केस हुआ। दूसरा केस क्या करना है आपको, देखो ध्यान से देखना भाई। दूसरा केस क्या है कि मान लो कि कॉस्ट प्राइस वही है। पहली बार अगर आप 100 रुपये का बेचते हो, और दूसरी बार आप मान लो, लेट से वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 200 रुपये का बेचते हो। पहली बार जब आप 100 रुपये का बेच रहे हो तो कुछ आपको लॉस हो रहा है। अब लॉस को क्या रखोगे, मैं कह रहा हूँ कि लॉस को आप -P रख दो, मतलब प्रॉफिट का आप निगेटिव कर दोगे तो लॉस होगा। मतलब अगर 50 रुपये का फायदा हो रहा था, अब मैं कह दूं कि -50 रुपये, दैट मीन्स कि 50 रुपये का लॉस हो रहा है। या तो आप प्रॉफिट के साथ माइनस लगा दो, या आप उसको -P को आप L रख दो। L मतलब लॉस और P मतलब प्रॉफिट। और जब दूसरी बार आप बेचते हो तो सपोज आपको, सपोज लेट से मैं ले लेता हूँ कि आपको अम, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 3P का आपको 3 गुना प्रॉफिट होता है, या आप 2 गुना कह दो, जो भी आपको कहना है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये भी सेलिंग प्राइस है। जब पहली बार आप 100 रुपये का बेचते हो तो आपको लॉस होता है कुछ,
दूसरी बार जब आप 200 रुपये का बेचते हो तो आपको 3 गुना प्रॉफिट होता है, मतलब जितना लॉस हो रहा था उसका 3 गुना प्रॉफिट होता है। समझ आया? मतलब ये भी सेलिंग प्राइस है, बेचना मतलब सेलिंग प्राइस। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो चीज़ आप पहले लगाते थे, मतलब इनका डिफरेंस बराबर इनका डिफरेंस, मतलब प्रॉफिट लॉस का डिफरेंस जो भी होता है, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस सेम होगा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ पहले पी होता था वहाँ पर माइनस पी होगा, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, देखो 3p और माइनस ऑफ माइनस पी। समझ आया? या आप इसी चीज़ को आप क्या लिख दोगे, देखो ध्यान से देखना, इसी चीज़ को आप 3p और प्लस प्लस नहीं, आप माइनस लॉस रखोगे, बिकॉज आपको डिफरेंस लेना है, तो माइनस लॉस। अब लॉस इज इक्वल टू माइनस पी ऑलरेडी है, ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ, तो बस यही आपको रखना है। 3p माइनस ऑफ माइनस पी इज इक्वल टू 200 माइनस 100, 200 माइनस 100। आप समझो कर क्या रहे हो, दोनों साइड का डिफरेंस, मतलब सेलिंग प्राइस का जो भी डिफरेंस ले रहे हो, सेम चीज़ें आपके प्रॉफिट एंड लॉस का भी डिफरेंस हो रहा है, राइट? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4p, और 4p इज इक्वल टू यहाँ से 100 आएगा, दैट मीन्स p इज इक्वल टू आपका 25 आएगा। बताओ, अब जब p की वैल्यू 25 आ गई, कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई जब 200 रुपये में आपने बेचा और आपको p मतलब 75 हो जाएगा, यहाँ से 3p मतलब 75, 200 रुपये में बेचा, 75 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी, 125 रुपये। 125 रुपये कॉस्ट प्राइस, 75 रुपये का फायदा, तब तो आपने 200 रुपये में बेचा। अब पहला वाला केस देखो, 100 रुपये का अगर आपने बेचा तो पी की वैल्यू कितनी आई, 25, मतलब 25 रुपये का लॉस हुआ। इसका मतलब 100 रुपये में बेचने पर 25 रुपये का लॉस हुआ, मतलब कॉस्ट प्राइस इसकी 125 रही होगी। देखो दोनों साइड से आपका आंसर सेम आ रहा, मतलब फंडा सही है। कुल मिला के क्या समझना है कि आपको प्रॉफिट डिफरेंस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिफरेंस। समझ आया? सेम चीजें हमने पहले वाले में भी करी है। देखो, प्रॉफिट का डिफरेंस मींस डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस। बताओ, इतना सा फंडा है छोटा सा, समझ आया क्या? अब अगर आपको लॉस हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा था, तो प्रॉफिट की जगह आप माइनस पी रखोगे, समझ आया? तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक तीसरा केस इसी में और बनता है। तीसरा केस क्या बनेगा, देखो तीसरा केस भी आपको बता देता हूँ। तीसरा केस ये बनता है कि आपकी सेम कॉस्ट प्राइस है, और मान लो लेट से कि आप 100 रुपये का, वही एग्जाम्पल, और 200 रुपये का आप बेचते हो। पहली बार 100 रुपये का और दूसरी बार 200 रुपये का बेचते हो। पहली बार आपको जो भी लॉस हो रहा था, दूसरी बार उसका 2 गुना लॉस हो रहा है, या 3 गुना, आपको जो करना है वो कर दो। ठीक है, आपको समझना सिर्फ इतना जितना मैं समझा रहा हूँ। तो पहली बार जो भी लॉस होता था, 100 रुपये का बेचने पर जितना लॉस होता था, अगर 200 रुपये का बेचते हो तो उसका 2 गुना लॉस होता है। समझ आया क्या? अब देखो, ये अपने आप में सवाल गलत है। कैसे गलत है सोचो, क्योंकि मैं रेंडम आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। सवाल कैसे गलत है भाई, 100 रुपये का अगर बेचोगे तो जितना लॉस होगा, 200 रुपये का बेचोगे तो उसका डबल लॉस थोड़ी होगा, लॉस तो कम होगा, और यहाँ तो लॉस डबल हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब सवाल ये हो रहा चाहिए एक्चुअली कि जब 100 रुपये का बेचते हो तो जो 2 गुना लॉस होता है, और अगर 200 रुपये का बेचते हो तो सिर्फ आधा लॉस होता है उसका। समझ आया? मतलब कुछ लॉस कवर हो जाता है, ये सवाल है। फिर से मैं एक ही चीज़ कहूँगा, देखो क्या कहूँगा भाई, जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस लोगे वही आपके लॉस का डिफरेंस होना चाहिए। तो इस बार क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 2l और माइनस एल, बड़े में से छोटे को घटाना है, यहाँ 200 माइनस 100, तो यहाँ से 100 आ गया और इधर से लॉस हो गया। मतलब एक बार जो लॉस हो रहा है वो 100 रुपये का लॉस हो रहा है। समझ आया? अब 100 रुपये का लॉस का मतलब ये लॉस की वैल्यू यहाँ पर 100 रखोगे, यहाँ पर लॉस की वैल्यू 200 रखोगे। अब बताओ, 200 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस है, और 200 रुपये में बेचने पर उसको लॉस कितने का हो रहा है, 100 रुपये का। इसका मतलब उसको 300 रुपये कॉस्ट पड़ी होगी। बिकॉज आप जानते हो कि देखो, अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस अगर दी है, उसमें से लॉस आपको करना है, तो लॉस को आपको ऐड करना पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा, तब आपको कॉस्ट प्राइस निकलेगी। समझ आए? ये फार्मूला मैं कई बार बता चुका हूँ, जनरल सी बात है, आप समझते हो इतना, राइट? और सेम चीज़ें जो इधर से 300 रुपये आया, भाई इधर से भी आप देख सकते हो कि 100 रुपये में बेचते हो, 200 रुपये का लॉस होता है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी निकलेगी, 300। देख लो, 300 दोनों साइड से बराबर हुआ। ठीक है, अब मैं इन तीनों, जो तीन केस मैं आपको समझा रहा हूँ, तीनों को मैं कंक्लूड करके बताता हूँ। पहला केस ये है कि अगर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट होता है दोनों बार, तब आप क्या करोगे, डिफरेंस ऑफ
प्रॉफिट इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस करोगे। ठीक है, जब दोनों केस में, पहले केस में प्रॉफिट, दूसरे केस में भी प्रॉफिट हो, जब आपको दोनों केस में लॉस हो, लॉस एंड लॉस दोनों केस में, तब आप क्या करोगे, डिफरेंस ऑफ लॉस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, तीसरा केस, जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो, तब आप क्या करोगे, तब आप करोगे फिर से यही डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या इसी चीज को इधर क्या करोगे, डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस, डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस। आप क्या कर देख रहे हो, यहाँ भी डिफरेंस ऑफ द सेलिंग प्राइस है, यहाँ भी डिफरेंस ऑफ द सेलिंग प्राइस है, यहाँ भी डिफरेंस ऑफ द सेलिंग प्राइस है। यहाँ क्या हो रहा है, डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट, डिफरेंस ऑफ द लॉस, बट डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज एक में प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में लॉस। तो मैं इसी चीज को, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसी चीज को मैं लिख दूं कि सम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्या मतलब हुआ, मतलब भाई यहाँ पर लॉस की जब वैल्यू आप निकालोगे तो लॉस इज इक्वल टू माइनस ऑफ प्रॉफिट होगा। समझ आया, मतलब जिस चीज को आप लॉस बोलते हो उसी चीज को आप माइनस में नेगेटिव साइन लगा के प्रॉफिट बोल सकते हो, राइट। तो क्या हो जाएगा एक्चुअली कि यहाँ पर आप डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हो, तो डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट या सम ऑफ द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, इस लॉस की जगह मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो सम ऑफ द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब लॉस की जगह आप माइनस पी करोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब इन दोनों को प्रॉफिट प्रॉफिट का सम हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा केस ध्यान रखना। समझ आया, अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। देखो ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगाना, बिकॉज जो मैं फंडे बताया हूं आपको एकदम सटीक तरीके से बहुत कम टाइम में आंसर आएगा। देखो, अ मैन सेल अ मोबाइल फोन फॉर 680 रुपीज एंड लॉस ऑफ समथिंग, मतलब कुछ का उसको लॉस होता है, राइट। If he had sold it for 1070, his gain would have been double for the farmer loss, the cost price of the mobile phone. अब देखो, पहली बार जब वो 680 रुपीज का बेच रहा है तो उसको कुछ लॉस हो रहा है। अब लॉस को आप माइनस प्रॉफिट कह सकते हो निगेटिव साइन के साथ। इफ वी हैड सोल्ड इट फॉर 1070, ही वुड हैव गेन जो होता है उसको डबल फॉर द फार्मर लॉस। मतलब देखो सीधी सी बात है कि ये आपने कॉस्ट प्राइस मान ली, पहली बार जब वो 680 रुपीज का बेच रहा था ये सेलिंग प्राइस है, दूसरी बार जब वो बेच रहा था 1070 रुपीज का, तो पहली बार उसको जो भी लॉस होता था, लॉस इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ माइनस का प्रॉफिट, दूसरी बार इसी प्रॉफिट का या इसी लॉस का आप कह दो कि उसका डबल लॉस होता है, तो डबल लॉस, ही वुड हैव बीन डबल फॉर द फार्मर लॉस, मतलब डबल गेन होता है, इसलिए गेन का मतलब हमने प्लस रखा। समझ आया। अब आपको करना क्या है, जो इनका डिफरेंस होता है वही इनका डिफरेंस होगा। भाई 2p में से p को माइनस करोगे, दैट मीन्स कि 2p ऑफ माइनस p इज इक्वल टू 1070 और माइनस 680 रुपीज। अब ये माइनस दो बार हो जाएगा तो माइनस माइनस ये 3p हो जाएगा। बस इतना सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, राइट। ये अब ये 3p हो जाएगा, और 3p इज इक्वल टू यहाँ से कितना बचेगा, 70 81 300, मतलब 6 और 390 बचेगा, तो p इज इक्वल टू आपका 130 रुपीज आ गया। बताओ भाई समझ आया कि नहीं। अब 130 रुपीज जैसे ही आ गया आपका द कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल फोन, मतलब ये चीजें आपसे पूछा है भाई, चाहे इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो बात बराबर है। मतलब उसको कितना 130 रुपीज का लॉस हो रहा है, समझो 680 रुपए का बेचा है तो 130 रुपए का लॉस हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस 130 रुपए ज्यादा रही होगी, तो 130 इसमें जोड़ दो 680 में, तो ये हो जाएगा 710, 710 रुपीज इधर से आ गया। अगर आपको लगता है तो इधर से निकाल सकते हो। देखो 1070 रुपए के बेचता है, मतलब 3p, मतलब 2p, मतलब कि 260 रुपए, मतलब 260 रुपए का उसको फायदा होता है, तो 1070 में से 260 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 810 रुपए, और ये वाला 6 में इसमें जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 810, हमने 700 लिखा था, तो ये 810 दोनों साइड से आंसर आ रहा। समझ आया। तो आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 810, चाहे आप जिधर से निकालो। क्लियर हुआ क्या। मतलब बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि अगर एक बार लॉस होता है एक बार प्रॉफिट होता है, तो भाई लॉस को अब माइनस पी कर दो और उनको जोड़ दो कुल मिला के, राइट। समझ आया, 810 रुपए, ऑप्शन डी हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द परसेंटेज प्रॉफिट, the percentage profit earned by James by selling an article for 920 equals to the percentage loss suffered by selling it at 1500.
व्हाट वुड हैव बीन द सेलिंग प्राइस इफ ही वांट्स टू अर्न 10% प्रॉफिट। समझ आया? मतलब कहने का सीधी सी एक बात हो गई आसान से भाषा में कि जब जेम्स जो है 1920 रुपए का बेचता है तब उसको जितने परसेंट प्रॉफिट या जितना प्रॉफिट होता है, सेम चीजें जब वो 1500 रुपए की बेचता है तो उतना ही उसको लॉस होता है। समझ आया? मतलब एक कॉस्ट प्राइस रही होगी। अब वो कितने में बेचे, या तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ ले या तो ये पूछ ले कि कितने सेलिंग प्राइस में बेचे कि उसको 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो भाई 10% का प्रॉफिट के पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। समझ आया? तो बस वही फंडा है, कुछ नहीं। देखो, ये 1920 रुपए का बेचता है तो उसको कुछ भी प्रॉफिट होता है समथिंग, तो मैं मान लिया कि पी प्रॉफिट होता है। और जब वो 1500 रुपए का बेचता है तो उसको लॉस होता है, लॉस को मैं माइनस का प्रॉफिट मान लिया, सेम चीजें हो गई। राइट? अब क्या बताया हूं मैं कि इनका डिफरेंस जो है इनके डिफरेंस के बराबर होगा। तो P माइनस आप माइनस पी लगाओगे, दैट मीन्स कि ये 2P हो जाएगा। और 1920 और माइनस 1500, बताओ भाई। मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करना, सिर्फ इतना समझ लो। अब ये मत कहना कि मैं बड़े को कभी छूट ऊपर रखता हूँ कभी नीचे, आपको जिधर मर्जी उधर रखो। इधर से 2P आ जाएगा। क्लियर हुआ? इधर से 2P इज इक्वल टू ये 1500 मतलब 420 आ जाएगा। P इज इक्वल टू 210 है, 210। आपसे पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस के बाद सेलिंग प्राइस। तो भाई देखो, अब 210 रुपए का यहाँ पर फायदा हो रहा, तो 1920 रुपए का जब बेचता है 210 रुपए का फायदा है, तो 1920 में से 210 माइनस करोगे। ठीक है? मतलब सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर दो तो 1700, ये 10 रुपए बचा। ये 1710 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस आई है। अब इसको चाहे आप दो स्टेप में लिखो चाहे एक स्टेप में, कॉस्ट प्राइस लिख लो। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, 10% का प्रॉफिट लेना है, मतलब 1.1 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 1700 ये 10 हो गया, 1.1 का मल्टीप्लाई मतलब 171 में 11 का। तो 11 कम 11 कह रही है, 11 सत्तर 77, 1 78 कह रही 7, 11 कम 11 और 7 18। समझ आया? अब ये चीजें चाहे आप कह दो कि पहले कॉस्ट प्राइस निकालो देन मल्टीप्लाई, या आपको अगर दिख गया 1710 तो यहीं पर 1.1 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है? तो बस मेन चीजों पर फोकस किया करो कि मेन चीजें क्या है, मेन पॉइंट जो है उसको पकड़ो। बाकी सारी चीजें तो इधर उधर की हैं, मेन पॉइंट ये पकड़ना था कि इनका डिफरेंस जो है इनके डिफरेंस के बराबर होगा। बस इतना मेन पॉइंट था। आपने ये पॉइंट कैलकुलेट किया, पी निकल गया, फिर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वट एवर जो भी आपसे पूछे सब निकल जाएगा। समझ आया? एक और क्वेश्चन ऐसे ही करवा देता हूँ। अब देखो, ये जो आरआरबी में है भाई, सेम क्वेश्चन और भी एग्जाम में आया, एसएससी में आया है सेम क्वेश्चन। समझ आया? तो क्वेश्चन हर जगह आते हैं। आप ये मत सोचो कि मैं एक एग्जाम का लगाया हूँ, टैग लगाया हूँ, तो इस एग्जाम में आया तो उसी एग्जाम में बस में आता है, हर जगह आता है क्वेश्चन। इसीलिए मैं सारी वैरायटी एक एक करके करा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर देखो 25। द प्रॉफिट अर्न व्हेन बुक इज सोल्ड फॉर 600 इज थ्राइस द प्रॉफिट अर्न व्हेन द सेम बुक इज सोल्ड फॉर 400। एक किताब को जब 600 रुपए में बेचने पर कमाया गया लाभ उसी किताब को 400 रुपए में बेचने पर कमाए गए लाभ का 3 गुना है। समझ आया? यदि विक्रेता को 60% का लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य, मतलब सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे, देन आप सेलिंग प्राइस में आप कॉस्ट प्राइस इंटू 1.6 करोगे। समझ आया? तो ये आपको सेलिंग प्राइस निकल जाएगी। मतलब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको निकालना क्या है। अब देखो, कॉस्ट प्राइस ये है जब 600 रुपए का बेचता है और जब 400 रुपए का बेचता है। यही बोला है, 400 रुपए का बेचता है तो जो भी उसको प्रॉफिट अर्न होता है, जब 600 रुपए का बेचता है तो उसको 3 गुना प्रॉफिट अर्न होता है। 600 इज थ्राइस द प्रॉफिट अर्न व्हेन द सेम बुक इज सोल्ड फॉर 400। अब इनका डिफरेंस ले लो भाई, दोनों बार प्रॉफिट हो रहा, तो इधर से 2P इज इक्वल टू इधर से 200 आ गया, मतलब P की वैल्यू आपकी 100 रुपीज आ गई। ठीक है? कोई दिक्कत? पी की वैल्यू 100 आई। अब आप सोचो कि जब 400 रुपए की बेचता है तो 100 रुपए का उसको प्रॉफिट होता है, तो भाई उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी? 300 रुपए रही होगी, तभी तो उसको 100 रुपए का फायदा हो रहा। क्लियर है? अब सेलिंग प्राइस बताना है जब आपको 60% का प्रॉफिट हो, मतलब 300 में 60 का मल्टीप्लाई कर दो, 60% ज्यादा का, तो 1.6 16 3 48, ये आपकी सेलिंग प्राइस आ गई। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन है, बट ये आसान तभी लगेगा जब क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन की समझ होगी कि ये क्वेश्चन कौन से फंडे से पूछा गया है। ठीक है? और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। मैं एक एक फंडे इतने बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ कि भाई अगर क्लियर आप पढ़ लिए ना तो फिर ये सारी चीजें आपको हल्की लगेगी। राइट? अब चलते हैं एक नया अप्रोच देखते हैं, कुछ और टाइप के क्वेश्चन। अब एक टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल देता है। नंबर ऑफ आर्टिकल का मतलब वस्तुओं की संख्या। वस्तुओं की संख्या
वस्तुओं की संख्या कैसे देता है, इस पर सवाल कैसे होते हैं, सवाल तो मैं आपको दिखाऊंगा, पर पहले मैं कुछ फंडे बता देता हूँ। देखो इसमें सवाल ऐसा रहता है कि जैसे मान लो कि एक बार आपसे पूछता है कि एक आदमी है जो मान लो कि 5 रुपए में 6 चीज़ें खरीदता है, 5 रुपए में आपको लेट से कि चलो 8 चीज़ें खरीदता है, मतलब 8 क्वांटिटी लेट से कि पेन खरीदता है, 5 रुपए में 8 पेन खरीदता है। और दूसरी बार वही आदमी चलो कि मान लो कि 6 रुपए में 7 पेन खरीदता है, 6 रुपए में 7 पेन खरीदता है, ठीक है। तो वो आपसे पूछता है कि उसको कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ, ये सवाल होता है इस टाइप से। तो ये दरअसल डिफिकल्ट हो जाता है। अब अगर इसी में पूछे कि आसान क्या होता है, तो भाई आसान देखो क्या होता है। 5 रुपए में आसान ये होगा कि 3 पेन खरीद रहा है या 2 पेन कह दो, और 10 रुपए में 6 पेन खरीद रहा, तो ये आसान हो गया। मतलब यहाँ पर या यही सेम चीजें कह दो कि ऐसा आप कह सकते हो। देखो आप ये कह दो कि चलो वही 10 रुपए में 3 पेन खरीदता है, ये इस टाइप से। मतलब यहाँ भी आर्टिकल यानी क्वांटिटी जो है, नंबर ऑफ पेन या जो भी पेन की जगह कोई और मटेरियल हो सकता है, तो वो अगर सेम है, यहाँ सेम है, तब आप बता सकते हो कि उसको कितना बेचने पर, कितने पर बेचेगा तो उसको कितना फायदा होगा। दैट मीन्स कि जब क्वांटिटी आपकी सेम है तब आप बता सकते हो। जैसे देखो 3 पेन 5 रुपए की, 3 पेन 10 रुपए की, टोटल उसको 15 रुपए का लगा और 6 पेन खरीदा। अब 15 रुपए में 6 पेन, मतलब एक पेन की कीमत आप निकाल सकते हो, 15/6, मतलब कितना आ जाएगा 2.5। एक पेन 2.5 रुपए की उसकी कॉस्ट प्राइस पड़ी, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अब अगर वो जितने पर बेचेगा वट एवर, 3 रुपए में बेचता है तो उसको 0.5 का आउट ऑफ 2.5 मतलब 1/5 मतलब 20% का फायदा हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो। या कुछ और ज्यादा का बेचता है तो उसको कुछ और ज्यादा फायदा हो जाएगा। 2 रुपए की बेचेगा या 2.5 रुपए से कम की बेचेगा तो उसको लॉस होगा। मतलब इस केस में, कौन से केस में, जब उस वो नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है अगर ये इक्वल है तब उसको कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। तब आप कोई भी कैलकुलेट कर देगा, एक आम इंसान होगा वो भी बता देगा कि हाँ इतने में उसको फायदा है या लॉस है। बट डिफिकल्टीज तब आती है जब एग्जामिनर आपको डिफरेंट क्वांटिटी ये देता है, डिफरेंट नंबर ऑफ आर्टिकल देता है, ठीक है, और डिफरेंट रुपीज तो रहते ही हैं, तब आपको डिफिकल्टीज होती है। और इसी में एक और क्वेश्चन बनता है। एक और क्वेश्चन क्या बनता है कि उसको अगर मान लो कि लेट से 8 पेन 5 रुपए की खरीदता है, 7 पेन 6 रुपए की, अब दोनों डिफरेंट मतलब अमाउंट की हैं तो दोनों डिफरेंट पेन होगी, सेम नहीं हो सकती, बिकॉज अगर सेम होती तो सेम उनका पैसा लगता, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछ देगा कि टोटल मिला के मान लो कि 70 पेन खरीदता है और उसको फिर बेचता है तो उसमें कितना फायदा होगा। तो आपसे अमाउंट भी पूछ सकता है, परसेंटेज टर्म्स में भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, राइट। अब मैं क्या समझाने वाला हूँ कि ये वाला तो आपके लिए आसान है, ये वाला आप कर लोगे, ठीक है। इस केस से ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप का थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बनता है, तो इसको कैसे करोगे। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये जो क्वांटिटी है, आर्टिकल नंबर ऑफ आर्टिकल है, ये वाला तो प्राइस हो गई, ये प्राइस हो गई मतलब अमाउंट पैसा हो गया, और ये वाला आर्टिकल हो गया। तो जो आर्टिकल होगा उसको आपको जब तक बराबर नहीं करोगे तब तक आपका सवाल नहीं होगा। आप करने की कर सकते हो पर वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि जो आर्टिकल है उसको बराबर करो। मतलब 8 पेन यहाँ है, 7 पेन यहाँ है, तो पहले इसमें 7 का मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले में 7 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दो। 8 7 56 पेन यहाँ हो जाएगी, 8 7 56 पेन यहाँ हो जाएगी। अब ध्यान रहे कि अगर 8 पेन की कीमत 5 रुपए है तो 7 का अगर मल्टीप्लाई इधर करोगे तो इधर भी करोगे, मतलब पूरे में 7 का मल्टीप्लाई, इधर पूरे में 8 का मल्टीप्लाई। समझ आया। मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ आर्टिकल वो आपको इक्वल करना है, तभी वो क्वेश्चन आपके लिए इजी बनेगा सॉल्व करने के लिए। देखो कैसे, मैं इस एग्जाम्पल को लेता हूं कि 8 पेन 5 रुपए की। देखो अब आपको ध्यान क्या रखना है। देखो सबसे पहले तो यहाँ आप फिक्स कर लो कि आप इधर प्राइस लिख दोगे और इधर आप आर्टिकल लिख दोगे, इसको उल्टा मत करना। प्राइस 5 रुपए है और कितनी पेन मिल रही है आपको, 5 रुपए में 8 पेन मिल रही है, तो यहाँ 8 रख दोगे, 8 पेन। और दूसरे केस में आपको क्या मिल रहा है, 6 रुपए में 7 पेन मिल रही, 6 रुपए में 7 पेन मिल रही। ध्यान रहे ये एग्जाम्पल मैं अपने से बना रहा हूँ, थोड़ा सा इधर उधर ऊपर नीचे कैलकुलेशन हो सकता है, बट जब एग्जामिनर आपको देगा तो कुछ ऐसे रेंडम नंबर देगा, सेलेक्टेड नंबर देगा कि वो आपका कैलकुलेशन एक इंटीजर पार्ट में और एक समथिंग 10 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल या कुछ ऐसा सर्टेन नंबर देगा, ठीक है। वो कैलकुलेटेड क्वेश्चन देता है आपको। अब देखो आपको क्या करना है, इधर आपने प्राइस रख दी, इधर आर्टिकल रख दिया। एक तरीका ये है कि भाई आपको ये आर्टिकल हमेशा बराबर करना है, बराबर नहीं है तो आप बराबर करो। जब तक आप बराबर नहीं करोगे तब तक आप उसको क्वेश्चन को कैलकुलेट करोगे तो वो आपका गलत माना जाएगा, राइट। कैसे करोगे बराबर, देखो ध्यान से देखो,
इधर 8 है, इधर 7 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इधर 7 का मल्टीप्लाई और इधर 8 का मल्टीप्लाई। 7 का मल्टीप्लाई इधर, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रहे दोनों साइड होगा। 8 का मल्टीप्लाई इधर किया तो इधर भी होगा, बिकॉज 7 रुपये में अगर 6 पेन खरीद रहे हो भाई, तो जब उसका 8 गुना करोगे तो 8 गुना पैसा भी तो लगेगा ना। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये 7×5 35 रुपये लग हो जाएगा, ये 8 7 56 रुपये, 56 पेन हो गई, 8 7 56 पेन इधर भी हो गई। ठीक है, और ये 8 6 48 रुपये इधर लग गया। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे। अब आपसे अगर ये पूछता है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ये पूछेगा अगर आपसे, और ये ध्यान रहे कि इतने में खरीदता था, ये कॉस्ट प्राइस थी। आपसे सवाल में देगा कि ये वाला इतने में खरीदता था, मतलब 5 रुपये में 8 पेन खरीदता था और 6 रुपये में 7 पेन बेचता था, तो ये वाली सेलिंग प्राइस वो खुद ही दे देगा आपको, खुद ही बता देगा कि ये इतने में खरीदता है, इतने में बेचता है। तो ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। अब ये क्वांटिटी जब सेम हो गई, क्वांटिटी जब सेम हो गई, तो अब आप प्राइस का कंपेयर कर सकते हो। प्राइस का कंपैरिजन अब बड़ा आसान हो गया। मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस 35 रुपये थी, सेलिंग प्राइस 48 रुपये है, तो अब आप उसको बता सकते हो ना कि कितने का प्रॉफिट हुआ। भाई 13 रुपये का प्रॉफिट हुआ यहाँ से, तो 13 रुपये का प्रॉफिट आउट ऑफ 35% के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे। समझ आया, बस इसको कैलकुलेट कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है। इसी में एक चीज़ें आपसे क्या पूछ देता है कि अगर जैसे मान लो कि अगर 56 पेन खरीदा तो उसको 35 रुपये का पड़ा, 56 पेन बेचा 48 रुपये की, तो प्रॉफिट तो परसेंटेज आपने बता दिया, अगर लॉस होता तो लॉस बता देते। बट इसी में जब आपसे ये पूछ दे कि अगर 56 पेन खरीदा और 56 पेन बेचा, 56 की जगह मान लो इसका कोई मल्टीपल दे देता है कि 28 पेन अगर लेट से कि वो बेचता है, तो उसको कितने रुपए का प्रॉफिट होगा। वो नंबर ऑफ अमाउंट पूछ रहा, क्वांटिटी अमाउंट पूछ रहा कि कितने रुपए का प्रॉफिट होगा। तो भाई आप सीधी सी बात ये देखो कि 56 पेन खरीदा, 56 बेचा, मतलब अगर वो 56 पेन 56 पेन को जब बेचता है तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा, 35 में से 48 चला गया तो 13 रुपए का प्रॉफिट हो रहा। तो उसकी आधी जब पेन बेचेगा, 28 पेन बेचेगा, तो प्रॉफिट भी तो आधा होगा, तो 13/2 मतलब 6.5 रुपए का उसको प्रॉफिट होगा। बताओ। और अगर इसी में आपसे ये पूछ दे, इसका डबल कुछ पूछ दे, मान लो 112 पेन भी पूछ दे कि 112 पेन अगर वो बेचता है तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, तो फिर ये 13 का डबल करोगे, बिकॉज अगर पेन उसकी डबल करोगे तो जितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा पहले का, उसका भी तो वो डबल होगा, ट्रिपल होगा। अगर आप उसकी बेचने की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो किसी एक सर्टेन नंबर से, इंटीजर से या फ्रैक्शन से। ठीक है, तो उतना ही टाइम्स आपका प्रॉफिट या लॉस जो हो रहा होगा वो भी मल्टीप्लाई होगा। समझ आया। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर, टू द पॉइंट। देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, बड़े आसान टाइप के सवाल होते हैं, फंडा समझ लिया तो बड़े आसान हो जाता है। देखो अगर एक आदमी 6 पेंसिल 5 रुपए में खरीदी और उन्हें 5 पेंसिल 6 रुपए में बेचा, तो लाभ प्रतिशत। इफ अ मैन ब्राट 6 पेंसिल फॉर 5 रुपीज एंड सोल्ड, देखो ब्राट मतलब आपने ये कॉस्ट प्राइस समझ लिया, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस, एट अ 5 पेंसिल फॉर 6 रुपीज। ठीक है, अच्छा एक फंडा तो मैं यहाँ बताया हूँ कि आप ऐसा ऐसा करो, जब तक इसकी क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर लो, मतलब क्वांटिटी आपको सेम करना है। इसी में दूसरा ट्रिक मैं अभी क्वेश्चन के माध्यम से बता देता हूँ आपको। देखो मतलब यहाँ पर क्या रखोगे, ये प्राइस हो गई, मतलब आप ऐसा फिक्स कर लो कि आपको ऐसा ही रखना है, अदरवाइज कंफ्यूजन फिर होने लगेगा कुछ टाइम बाद आपको। तो ये फिक्स कर लो कि आपको यहाँ प्राइस रखना है। भाई 5 रुपए की, ये 5 रुपए की कितनी 6 पेन खरीद रहा है, 6 पेंसिल है जो भी है। ठीक है, और यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस है ना, कॉस्ट प्राइस वाला है, और ये बेच कितने में रहा, 6 रुपए की 5 पेंसिल, तो ये 6 रुपए की 5 पेंसिल है। समझ आया। अब देखो आप इसका कंपैरिजन तब तक नहीं कर सकते जब तक इसकी आर्टिकल क्वांटिटी बराबर ना हो जाए। तो इन दोनों को, इसमें 6 है इसमें 5 है, इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करोगे, इसमें पूरे लाइन में 5 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 का इधर तो 5 का इधर, और इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 6 का इधर तो 6 का इधर, दोनों का। 6×5 30, 6×5 30, 30 पेंसिल हो गई। अब हमारा जो प्राइस का कैलकुलेशन होगा आसान हो गया। देखो 25 रुपये इसको पहले लगा और 36 रुपये इसको बेचने पर मिला, मतलब 25 रुपये में खरीदा, 36 रुपये में बेचा। अब सीधा सा आप प्रॉफिट परसेंटेज बता सकते हो ना, गेन परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज। भाई 36 का बेचा, 25 में खरीदा था, मतलब 11 रुपये का फायदा हुआ आउट ऑफ 25% के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 25 चौका 11 चौक 44। कई बार तो आपको पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेंटली कैलकुलेट करोगे, बट उसके पहले आपकी सोच उस जगह पहुंचनी चाहिए, तभी आप मेंटली कैलकुलेट करोगे। राइट, एक तरीका ये हुआ।
अब जो मैं बोल रहा था कि आपको दूसरा तरीका ये है, देखो कास्ट प्राइस कितनी है, 5 रुपये में 6 पेन खरीदा, तो ये कॉस्ट प्राइस वाला 5 रुपये लिखो, 5 रुपये, सेलिंग प्राइस वाला ये लिखो 6 रुपये। बताओ अब आपको क्या करना, ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, ये जो कॉस्ट प्राइस वाला आर्टिकल है उसको सेलिंग प्राइस वाले में मल्टीप्लाई करना है, और सेलिंग प्राइस वाला जो आर्टिकल है इसको कॉस्ट वाले में मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये 6 जो कॉस्ट के साथ था तो 6 को इधर मल्टीप्लाई करो, और जो सेलिंग के साथ 5 था उसको 5 को इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये 25 रुपये हो गया, और ये 6 36 रुपये हो गया। कॉस्ट प्राइस 25, सेलिंग प्राइस 36, प्रॉफिट कितने का हुआ भाई, 11 रुपये का, 11 रुपये का उसको प्रॉफिट हो गया। और ये 11 रुपये का प्रॉफिट कितने में से हो रहा, कॉस्ट प्राइस में से, आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 25 चौको 100 मतलब 44%। बताओ समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी डेल ही। क्लियर हुआ? तो आपको नंबर ऑफ आर्टिकल जब तक आप इक्वल नहीं करोगे, जब तक नंबर ऑफ आर्टिकल इक्वल नहीं करते तब तक वो स्टेटमेंट अपने आप में गलत होगा, बिकॉज आप अनइक्वल चीज़ों को इक्वल कर ही नहीं सकते, उनमें रिलेशन नहीं निकाल सकते। तो आप पहले नंबर ऑफ आर्टिकल को इक्वल करो एंड देन मल्टीप्लाई, आप कंपैरिजन कर सकते हो कि परसेंटेज में या नंबर ऑफ रुपीज़ में कितना फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27th। A retailer purchased at a rate of 11 mango for 100 rupees and sold at a rate of 10 mango for 110 rupees। मतलब पहला वाला परचेज कर रहा, देखो मतलब कॉस्ट प्राइस है, दूसरा वाला सेल कर रहा मतलब सेलिंग प्राइस है। द परसेंटेज प्रॉफिट फॉर पर मैंगो सोल्ड इज, मतलब आपसे परसेंटेज पूछा है, तो चाहे पर मैंगो पूछे चाहे पूरे थोक में पूछे, आप तो निकालोगे तो पहले नंबर ऑफ आर्टिकल को तो इक्वल ही करोगे। सिंपल फंडा है, देखो ये रहा प्राइस, ये रहा आर्टिकल, ठीक है। अब कैसे करोगे, प्राइस में पहला वाला 100 रुपीज़ है और दूसरा वाला 110 रुपये है। पहले वाले की क्वांटिटी कितनी है, 11 मैंगो, दूसरे वाले में 10 मैंगो है। मैं क्या बताया हूँ, इन दोनों क्वांटिटी को इक्वल कर लो, तो मतलब इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 11 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में। तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। इधर भी 10 का और इधर भी 11 का, और ये वाला कितना हो जाएगा, 11 11 कितना हो जाएगा, 121 और 0। अब बताओ, ये वाली कॉस्ट प्राइस दिया था और ये वाली सेलिंग प्राइस थी। भाई 1000 रुपये का खरीदा, या तो फिर आप सिंप्लीफाई और कर दो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है देखो, तो आप चाहे इसको लिखो या एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से हटा दो, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर आपकी 100 थी तो सेलिंग प्राइस 121 थी, मतलब प्रॉफिट कितने का हुआ, 21 रुपये का आउट ऑफ 100। बोलो हो गया सवाल सॉल्व, ये 100 कट गया, आपका 21% आंसर आ गया। कितना आसान हो गया बताओ। दूसरे फंडे से जो मैं बताया हूँ, क्या दूसरा तरीका बताया कि भाई आप क्या करोगे, पहले वाले में आप पहले वाला ये कॉस्ट प्राइस है, ये 100 दिया है, उसमें से दूसरे वाले का, दूसरे वाला सेलिंग प्राइस दिया है, वो कितना दिया है, 110 रुपीज़ दिया है। तो पहले वाले का जो आर्टिकल है उसको दूसरे वाले में मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे वाले का पहले वाले में, मतलब सेलिंग वाले का कॉस्ट, कॉस्ट वाले का सेलिंग में। तो 10 मैंगो इधर दिया था तो मैं 10 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 11 मैंगो इधर दिया था तो 11 का इधर कर दिया, मतलब उल्टा मल्टीप्लाई करना है। अल्टीमेटली यहाँ से भी हम वही करते हैं, इसका 10 का मल्टीप्लाई इसमें, इसका 11 का मल्टीप्लाई इसमें, मतलब सेम चीज़ हो गई ना। तो ये कितना आ जाएगा 1000 और ये कितना आ जाएगा 121 और 0, एक जीरो काट सकते हो, बिकॉज ये जो पूरी मेथड आप लगा रहे हो, नंबर ऑफ आर्टिकल जब अनइक्वल हो तो आप इसको रेशियो मेथड से कर रहे हो, समझ आया, ये रेशियो मेथड कहलाती है। तो ये 100 और 121, तो 21 रुपये का उसको प्रॉफिट हो जाएगा, कितने रुपए में से हो रहा, हमेशा कॉस्ट प्राइस के रेफरेंस में निकालते हैं, आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100, तो ये 100 कट गया, 21% हो गया। बताओ भाई समझ आया कि नहीं। अब कुछ थोड़ा सा और डिफरेंट देखते हैं सवाल, जो आपको फंसाने के लिए काम कर सकता है एग्जामिनर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी है सिमिलर क्वेश्चन। देखो, अ वेंडर बाय 20 पेन फॉर 15 रुपीज एंड सेल 15 फॉर 20 रुपीज। सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ तक। हाउ मेनी पेन शुड बी ब्रॉट एंड सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 245 रुपीज। कहने का मतलब कि यहाँ तक क्वेश्चन सेम था कि 20 पेन जो है 15 रुपये में खरीदता है और बेचता है, मतलब सेल करता है 15 पेन 20 रुपये में, यहाँ तक तो सेम है। हाउ मेनी पेन शुड ही ब्रॉट, मतलब खरीदे और बेचे कि उसको 245 रुपये का प्रॉफिट हो। अब देखो, आप तरीका तो वही अपनाओगे, कौन सा तरीका भाई, यहाँ पर जो आप प्राइस लिखते थे ये प्राइस हो गई, और ये इधर नंबर ऑफ आर्टिकल हो गया। नंबर ऑफ आर्टिकल आपको इक्वल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन
फिर वो स्टेटमेंट गलत होगा, तो गलत इंटरप्रेट करोगे, दैट मीन्स कि आंसर गलत आएगा। देखो 20 पेन 15 रुपये में खरीदता है, तो ये 15 रुपये हो गया, इधर 20 पेन हो गया, फिर ये 20 रुपये में बेचता है कितनी पेन, 15 पेन। अब बताओ, ये आर्टिकल को इक्वल करना ही पड़ेगा, तो इधर आप क्या करो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो और इधर इस वाले में 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 15 चौका 60, 20 तिया 60, तो 3 का उधर मल्टीप्लाई किए तो इधर भी करना पड़ेगा, 4 का इधर किए तो 4 का इधर भी करना पड़ेगा। ठीक है, 15 तिया 45 रुपये हो गया और 20 चौका 80 रुपये हो गया, राइट। और पेन कितनी बेचा, 20 तिया 60 पेन, इधर से 15 चौका 60 पेन, मतलब 60 पेन खरीदा तो 60 पेन बेचा, तो 45 रुपये में खरीदा, 80 रुपये में बेचा। कुल मिला के आप क्या कह सकते हो कि 60 पेन में उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट उसको 45, 80 माइनस 45, दैट मीन्स कि 35 रुपीज़ का हो रहा है। समझ आया, मतलब 35 रुपये प्रॉफिट लेने के लिए वो 60 पेन खरीद रहा और बेच रहा है, तो उसको 245 रुपये अगर उसको प्रॉफिट कमाना है, इसका मतलब कितना, 7 गुना हो रहा। तो 7 गुना अगर प्रॉफिट कमाना है तो भाई 7 गुना उसको पेन भी तो खरीदना होगा। समझ आया, 7 गुना जब करोगे तो ये 7 पचा 35 हो गया, कैरी 3 7 तिरिक 21 और 3 24, 245 रुपये उसको प्रॉफिट कमाना है, तो 7 गुना यानी 6 सते 42, 420 पेन उसको, पेन या पेंसिल जो पेन दिया है, तो 420 पेन उसको खरीदना पड़ेगा और उसको बेचना पड़ेगा। समझ आया, तो कितनी पेन हो जाएगी, 420 रुपये। यही चीज़ पूछा है कि 245 का लाभ कमाने के लिए कितने पेन खरीदने और बेचने पड़ेंगे चाहिए। ठीक है, तो 420 पेन ऐसे खरीदने बेचने पड़ेंगे। ठीक है, समझ आया। क्या मतलब हुआ यहाँ से, कि यहाँ से नंबर ऑफ पेन तो आपने सेम किया, जो प्रोसीजर अभी लगा रहे थे, आपने अमाउंट इसको सेम किया, तो अमाउंट जो भी आया 45 रुपये में खरीदा, इतने में बेचा, इतनी पेन का ये ट्रांजेक्शन हुआ 60 पेन का। तो अगर 60 पेन में 35 रुपये का फायदा हुआ, तो उसको 7 गुना 10 गुना 50 गुना जितने भी गुना कमाना है, उतने गुना आपको पेन भी करना पड़ेगा, खरीदना और बेचना पड़ेगा। सेम चीज़ें हमने यहाँ लगाई, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अब पर्सन ब्राट, एक व्यक्ति 8 रुपये में 9 पेन खरीदे और 8 रुपये प्रति पेन, ध्यान रहे प्रति पेन दर से 2 प्रकार की पेन खरीदता है, मतलब दोनों डिफरेंट पेन है। उसने दोनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदे। अब दोनों पेन जो है समान संख्या में खरीदे, ये स्टेटमेंट जरूरी है। यदि उसने सभी पेन 6 रुपये प्रति पेन के हिसाब से बेचे तो उसको लाभ प्रतिशत कितना था। अब ध्यान रहे, फिर से वही चीज आपको करनी है, बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ पेन जो है उसको इक्वल करना पड़ेगा, और उसने यहाँ दिया भी है, ही ब्रॉट एन इक्वल नंबर ऑफ पेन फॉर ईच टाइप। ये प्राइस हो गई और ये आर्टिकल हो गया, मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल। देखो पहली वाली 8 रुपए का था, दूसरा वाला कितने का था, 6 नहीं, पहली वाली 8 रुपए का 9 पेन और दूसरी वाली 8 रुपए की 1 पेन, मतलब 8 रुपए की पर पेन। अब नंबर ऑफ आर्टिकल फिर से बराबर करना है, तो इधर 9 है तो इधर 1 का मल्टीप्लाई कर दो, और इधर 9 का यहाँ करोगे तो 9 का यहाँ भी करना पड़ेगा, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें किए तो 1 का इधर भी करना पड़ेगा। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, हम सेम मेथड वो लगा रहे हैं हर क्वेश्चन में। ये क्या हो जाएगा, 8 एक कम 8 रुपये उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, और 9 8 72 रुपये ये भी उसकी कॉस्ट प्राइस है। अब ध्यान रहे, ये भी कॉस्ट खरीद रहा है एंड अदर टाइप, 2 टाइप की पेन खरीद रहा है, तो ये दोनों उसकी खरीदारी की है। ठीक है, इसमें गलती एक आप क्या कर सकते हो कि इस वाले को कॉस्ट कह सकते हो, इसको सेलिंग नहीं। ही ब्रॉट 2 टाइप, 2 टाइप की पेन खरीदता है, तो ये भी खरीदारी की पेन है, कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, दोनों का आपका खरीदने का प्राइस है। अब 9 पेन यहाँ से खरीदा तो उसको 8 रुपये में मिली, 9 पेन यहाँ से खरीदा तो उसको 72 रुपये का पैसा लगा। बताओ कोई दिक्कत है, तो मतलब कुल मिला के 18 पेन, 18 पेन आप कह सकते हो कि 18 पेन की कीमत कितनी होगी, उसकी 72 और 8 80 रुपये में खरीदा। क्लियर हुआ क्या यहाँ से इतना, 9 पेन ये वाली, 9 पेन ये वाली, 18 पेन 72 और 8 80 रुपए के खरीदा। बिकॉज वो क्या बोला है आपसे, ही ब्रॉट एन इक्वल नंबर ऑफ पेन, तो आपने इक्वल नंबर कर लिया। इफ ही सोल्ड ऑल द पेन एट 6 रुपये पर पेन, 18 पेन जब 80 रुपये में खरीदा तो आप एक पेन की कीमत निकालोगे, एक पेन की कीमत कितने रुपए की आएगी, अगर 9 पेन की यहाँ से निकालोगे, 2 से काटोगे तो ये 40 रुपए की आ जाएगी, एक पेन निकालोगे तो 40/9 आ जाएगा। ठीक है, इफ ही सोल्ड ऑल द पेन एट 6 रुपीज पर पेन, अगर 6 रुपए की ये रुपए है, ये कास्ट प्राइस है, अगर 6 रुपए की पेन है, एक पेन है, मतलब एक पेन की कीमत 6 रुपए है, तब फिर से आप क्या करोगे, अब यहाँ पर 9 पेन है, यहाँ पर एक पेन है, तो फिर से अनइक्वल चीज़ों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो 9 का इधर मल्टीप्लाई कर लो और 9 का इधर मल्टीप्लाई कर लो, मतलब उसकी कॉस्ट 40 रुपये लगी थी, ये सेलिंग प्राइस है 9 छक्का 54 रुपये। कहने का मतलब कि 9 पेन की कीमत 40 रुपये है,
जो खरीदने की है। अब ये कॉस्ट प्राइस आपकी बनेगी और ये सेलिंग प्राइस बनेगा। 9 पेन की कीमत बेचने की 54 रुपये है, तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा, मतलब यहाँ से डिफरेंस देख लो तो भाई आपको 14 रुपये का प्रॉफिट हो रहा आउट ऑफ व्हाट 40 रुपीज़। अब आप ये तो नहीं कहोगे ना कि ये 9 पेन की कीमत है, भाई ये रेशियो है। रेशियो में क्या करना है आपको, जब रेशियो आप 9 पेन की कीमत निकाल रहे हो तो 9 पेन में 14 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो कॉस्ट प्राइस भी तो 9 रुपये पेन की रख रहे हो। अब परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे, ये एक जीरो कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 सत्ते 14 और 2 से इसको काटोगे तो 2 पंचे 10, मतलब 7 पचा 35%। क्लियर हुआ, ये 35% आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगर आपको डाउट हो तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हो कि भाई ये 9 पेन की 40 रुपये कीमत आई है, तो पहले एक पेन की कीमत निकालोगे तो 40/9 रुपये आएगी, फिर एक पेन की कीमत ये कॉस्ट प्राइस आएगी, और सेलिंग प्राइस एक पेन की उसने बोला है कि 6 रुपये की आएगी। तो फिर सिमिलर चीज़ें आप कॉस्ट सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे, डिवाइड करोगे सेलिंग प्राइस का, डिवाइड करोगे कॉस्ट प्राइस का, दैट इज 6 माइनस 40/9 डिवाइडेड बाई 40/9, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, इंटू 100। बस रेशियो हम निकालते हैं, बिकॉज यहाँ पर 9 पेन थी इसलिए हमने इसको भी 9 पेन बना लिया। अब पैसे जो भी आएंगे डिफरेंट आएंगे कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का, वही हमें प्रॉफिट या लॉस हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अ शॉपकीपर ब्राट 60 पेंसिल एट अ रेट ऑफ 4 फॉर 5 रुपीज़, मतलब 60 पेंसिल खरीदता है किस रेट से, तो 4 पेंसिल 5 रुपये में, एंड अनदर 60 पेंसिल एट द रेट ऑफ 2 फॉर 3, मतलब 3 रुपये में 2 पेन, राइट। ही मिक्स ऑल द पेंसिल एंड सोल्ड देम एट अ रेट ऑफ 3 फॉर 4 रुपीज़, हीज गेन और लॉस परसेंटेज। अब गेन होगा कि लॉस होगा ये हमें कैसा पता चलेगा, तो हम कैलकुलेट करेंगे तब पता चलेगा, राइट। देखो हम जो अप्रोच लगाते हैं वही लगाएंगे, ये प्राइस, ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अगर आपके माइंड में है कि ये प्राइस लिख रहे हो तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये आर्टिकल हो गया, राइट। पहला वाला देखो कितना है, 5 रुपये में 4 पेन खरीदता है, दूसरा वाला 3 रुपये में 2 पेन, राइट। ये दोनों खरीदने के हिसाब के ऊपर ब्राट 60 पेंसिल फॉर दिस मच एंड अनदर 60 पेंसिल फॉर दिस मच, ठीक है, ये 2 पेन हो गया। अब आप इन दोनों को बराबर जब तक नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो एक काम करते हैं, ये 4 पहले से है, मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें 1 का, मतलब 1 का इधर किया तो 1 का इधर भी करना पड़ेगा, 2 का इधर किया तो 2 का इधर भी। अब देखो ये वाला कितना हो गया 5 रुपये का, 4 पेन 5 रुपये की खरीदा, ये वाली 4 पेन कितने की 6 रुपये की खरीदेगा, ठीक है। अब आप सोचो, ये 4 पेन 5 रुपये की खरीदा, तो वो क्या बोला 60 पेंसिल खरीदता है, 60 पेन या पेंसिल, तो 60 खरीदता है, तो 60 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम चीज़ें अब पहली बार आप 1 और 2 का मल्टीप्लाई ना करके, मैं क्या बता रहा हूँ देखो ध्यान से देखना, जो चीज़ें आप इसको मल्टीप्लाई किए हो 1 और 2 का, तो अगर आपको 60 पेन का मल्टीप्लाई करना है, 60 पेन निकालना है, तो डायरेक्ट 60 का मल्टीप्लाई करो। क्या करोगे 60 का, मतलब इसको 60 बनाना है, तो 60 बनाने के लिए इसमें 30 का मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर हुआ। इसमें 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 30 का मल्टीप्लाई, और इसको 60 बनाने के लिए इसमें 15 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 15 का इधर भी मल्टीप्लाई करोगे। बताओ अब 60 पेन बन गई इसकी, तो 60 पेन कितने की हो गई, 15 इंटू 5 75 रुपीज़ की ये वाली 60 पेन खरीदा, और 30 या 90 रुपये की ये वाली 60 पेन खरीदा। क्लियर हुआ क्या, मतलब क्या हुआ, 60 पेन ये 60 पेन ये 120 पेन उसको कितने रुपए में पड़ी, 90 और 70 165 रुपीज़ में पड़ी। कितनी पेन, 120 पेन। गलती तो नहीं करोगे ना कि 60 पेन लिखोगे, भाई 60 पेन ये खरीदा 60 पेन ये खरीदा, 60 पेन 75 की 60 पेन 90 रुपए की, तो 60 60 120 पेन हुई 165 रुपए की। अब देखो क्या करना है, ही मिक्स ऑल द पेंसिल एंड सोल्ड देम एट अ रेट ऑफ 3 फॉर 4 रुपीज़। अब क्या करना है, ये रुपीज़ हो गया तो ये 4 रुपीज़ कर दो, सेम चीज़, और ये वाला कितना है 3 पेन है, 3 पेन, ये पेंसिल है, चलो कोई बात नहीं। तो इसको जब तक क्वांटिटी अब दोनों को बराबर नहीं करोगे, बिकॉज ये वाली हमारी कॉस्ट प्राइस है और ये वाली हमारी सेलिंग प्राइस है, इन दोनों को आपको इक्वल करना पड़ेगा। अब इक्वल करने के लिए हिज फाइंड द प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस, जो भी है परसेंटेज टर्म्स में पूछा है, वैल्यू टर्म्स में नहीं पूछा। वैल्यू टर्म्स में पूछा होता तो फिर जितने पेन या पेंसिल की कीमत में पूछा होता उतना निकालते, जैसा पिछला क्वेश्चन हमने एक किया था। यहाँ पर 120 पेन है, यहाँ पर 3 है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मैं इसमें 40 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो 40 का इधर भी करना पड़ेगा, ये 40 यानी 120 तो हो जाएगा, और ये वाला कितना होगा 4 चौक 16 160 रुपये। अब मुझे एक बात बताओ, 120 पेन 165 रुपये की खरीदा कॉस्ट प्राइस, 120 पेन 160 रुपये की बेचा,
मतलब उसको फ़ायदा हुआ कि नुकसान? तो भाई 5 रुपए का नुकसान हुआ। 165 में खरीदा, 60 रुपए 160 में बेचा, 5 रुपए का नुकसान हुआ आउट ऑफ व्हाट? कॉस्ट प्राइस 165% के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे। 5 से काटोगे तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 मतलब 1/33 और 1/33 की कीमत परसेंट के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3.33 आएगा या 1/33% हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये आपका आंसर होगा। बताओ भाई, समझ आया क्या? तो इस तरीके से आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम ट्रिक्स पर मिली है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए अगर आपको तरीका अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बढ़िया लगता है, मज़ा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, इंश्योर करो कि चैनल सब्सक्राइब हो, और अब तक अगर नहीं किए तो अभी करो, और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। शेयर करना मस्ट है, राइट? और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि जैसा भी रिव्यू हो, जो भी समझ में आ रहा, जो भी नहीं आ रहा। अगर एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो उसको वीडियो वापस जाके देखो। जरूरी नहीं कि हर चीज़ें एक बार में समझ में आए, कई बार नई चीज़ें होती जो एक बार में समझ नहीं आती, राइट? और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताओ कि कौन से एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, कौन से एग्जाम के टारगेट करने के अलावा आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ये सारी चीज़ें जरूर बताना, राइट? मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।